दोस्तों, राहुल गांधी ने आज डंके की चोट पर मोदी सरकार के सत्ता से हटने का ऐलान कर दिया। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से कांग्रेस ने महारैली की आज, जिसमें देश भर से लाखों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस ने अपनी ताकत का नए सिरे से प्रदर्शन किया। इस रैली में राहुल गांधी के निशाने पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के साथ साथ मोहन भागवत भी रहे। राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी सरकार की वोट चोरी जनता समझ चुकी है और अब इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनिए जरा। हिंसा नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा, मैंने अमित शाह की बात की, मगर आप मोदी जी का चेहरा देखिए, अच्छी तरह देखिए। जो मेरी बहन ने कहा, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। आपने देखा? वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। भाई और बहनों, ये वोट तो सुन रहे थे आप। यहां राहुल गांधी यही नहीं रुके। राहुल गांधी ने जब कहा कि संसद में जब अमित शाह चुनाव सुधार पर बोल रहे थे तो उनके हाथ कैसे कांप रहे थे, इसकी एक्टिंग भी राहुल गांधी ने करके दिखाई है। जरा इस वीडियो को देखिए। आपने देखा अमित शाह को? हाथ देखा अमित शाह का? हाथ देखा कांपते हुए ऐसे? देखा? क्यों हाथ क्यों कांप रहा था? मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही है जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी, आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। राहुल गांधी ने जो बात संसद में कही कि वोट चोरी को वो रोक कर दिखाएंगे, रोक के रहेंगे, उसी बात को आज रामलीला मैदान में भी उन्होंने दोहराया। और अंडमान निकोबार में आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान पर उन्हें निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गांधी जी कहते थे कि सत्य बहुत जरूरी चीज है, जबकि मोहन भागवत ने बयान दिया है कि विश्व सत्य को नहीं बल्कि शक्ति को मानता है। मोहन भागवत कहते हैं कि सत्य नहीं, सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए। सुनिए जरा यहां मोहन भागवत पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा आरएसएस की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। और भगवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में। भाई और बहनों, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। और मैं आपको इस स्टेज से गारंटी देके कहता हूं, आप देखना, हम सत्य को लेकर, सत्य के पीछे खड़े होकर नरेंद्र मोदी,
और अमित शाह को, आरएसएस की सरकार को हिंदुस्तान से हटाएंगे। तो सत्य और असत्य की बात यहां राहुल गांधी उसको यहां पर क्लेरिफाई करते हुए, उसका डिफिनेशन बताते हुए राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी ने वोट चोरी की है, ये वोट चोरी करके सरकार चलाते हैं, अगर ये वोट चोरी नहीं करते तो इन्हें आप 5 मिनट में सरकार से निकाल देते। मोदी और अमित शाह पर हमला बोलने वाले अकेले राहुल गांधी नहीं थे, बल्कि प्रियंका गांधी ने तो बीजेपी को चैलेंज कर दिया कि आज बैलेट पेपर पर चुनाव लड़ो तो हार जाओगे। सुनिए प्रियंका गांधी को। मैं चुनौती देती हूं, एक सही चुनाव लड़ लें, बैलेट पे लड़ लें, तो ये खुद जानते हैं कि कभी नहीं जीत पाएंगे। तो सुना आपने, साफ साफ यहां कह रहे हैं कि ये बैलेट पर चुनाव लड़ ले तो नहीं जीत पाएंगे। अपने भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए संसद में जरूरी मुद्दों से भागने का इल्जाम लगाया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के तार बेटिंग ऐप से जुड़ने का इल्जाम भी लगाया और इसके साथ पिछले चुनाव में बीजेपी के अत्याचारों की याद भी जनता को दिलाई। सुनिए जरा इस बाइट को। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी, और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। तो यहां वॉशिंग मशीन तक की बात कर डाली प्रियंका गांधी। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने लोगों को यह बताया कि असल में भारत माता कौन है और कैसे नरेंद्र मोदी इन पर हमला कर रहे हैं। नेहरू जी का एग्जाम्पल देते हुए प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, जरा इसे भी सुन लीजिए। ये वोट क्या है, इसकी कीमत क्या है हमारे जीवन में, इसको समझना बहुत जरूरी है। बहुत समय पहले जब आजादी की लड़ाई शुरू हो रही थी और नेहरू जी जगह जगह जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो एक नारा गूंजता था। जब वो पहुंचते थे तो देश की जनता भारत माता की जय जयकार करती थी। उस समय नेहरू जी ने इस बात का उल्लेख किया कि भारत माता क्या है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राकृतिक संपत्ति, भारत की नदियां, भारत के पहाड़, भारत के खेत तो भारत माता है ही, लेकिन भारत की जनता, भारत का एक एक बेटा, एक एक बेटी, जो इस धरती का पुत्र है, जो इस धरती की पुत्री है, वे सब भारत माता के अंश हैं। वे सब एक तरह से भारत माता ही हैं। और इसी सोच, इसी भावना ने हमारे संविधान को बनाया। इसी भावना ने आप सबको एक एक वोट दिया, जिससे आपका सबसे बड़ा अधिकार सरकार को चुनने का, सरकार को गिराने का आपको मिले। इसी सोच ने, इसी भावना ने इस तरह की संस्थाएं बनाई कि लोकतंत्र को मजबूत रखें। कैसी संस्थाएं थी ये? न्यायपालिका, मीडिया, संसद, ये राजनीतिक दल जिसका हम भाग हैं, विपक्षी दल, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो, चुनाव आयोग, ये सब जनता के हित की रक्षा के लिए बनाए गए। इसीलिए जब आज हम देखते हैं कि इन सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है।
और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी को। बीजेपी ने कैसे पहले दलों में फूट डाली, नेताओं को दबाव में लिया, प्रेशर में लिया और अब संस्थाओं पर कब्जा कर वोट चोरी में लगी हुई है, इसका सच कांग्रेस ने आज रामलीला मैदान से पूरे देश को सुना दिया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बीजेपी वोट चोरी कर देश से गद्दारी कर रही है, हमें इन गद्दारों को सत्ता से हटाना होगा। सुनिए जरा यहां खड़गे को। अरे ये लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं, नेहरू के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के खिलाफ बात करते हैं, अंबेडकर के खिलाफ बात करते हैं, वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी के बीच में वो लोग झगड़ा लगाने चाहते विचारों का, ये नहीं होने देंगे। और दूसरी तरफ वोट चोरी, ये गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। अगर आप अपनी सुरक्षा कर लेना है, आप मजबूत बनना है, तो इन गद्दारों को हटाओ। तो सुन रहे थे, इन गद्दारों को हटाओ। खड़गे ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की विचारधारा हमारे देश को नहीं बचा सकती, उल्टा ये इस देश को खत्म कर देंगे। बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुनिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ही देश को बचा सकती है। भागवत की विचारधारा, गोलवाल गुरु जी की विचारधारा या हमारे मनुस्मृति की विचारधारा ये देश को बचाएंगी नहीं, ये देश को खत्म कर देगी। और उसी रास्ते पे मोदी चल रहे हैं और उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग संविधान के खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हिंदू धर्म में तो सब लोग हैं, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वो लोग फिर गरीबों को गुलामी में रखना चाहते हैं। अगर तुम गुलामी में रहना चाहते हो, अगर अपने स्वाभिमान को धक्का देने के लिए उनको आह्वान करते हो, तो आप पूरा खत्म हो जाएंगे। अरे देश जो आजादी मिली, वो आजादी कांग्रेस ने दिलाई, मोदी ने दिलाई। अरे मोदी अभी पैदा भी नहीं हुआ था। हाँ, अमित शाह वो तो और भी बच्चा था। तो सुन रहे थे आप, यहां मोदी पैदा भी नहीं हुए थे और अमित शाह तो और भी बच्चा थे। रामलीला मैदान से कांग्रेस की ताकत का इजहार पूरे देश ने देखा और बीजेपी इस पर परेशान दिख रही है। बीजेपी ने इस रैली पर अपनी प्रतिक्रिया दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। दरअसल बीजेपी के पास अब भी कांग्रेस और गांधी परिवार की आलोचना के अलावा कोई और जवाब नहीं है, जबकि राहुल गांधी ने अपने भाषण से आज की रैली के मुख्य उद्देश्य को सबके सामने रखकर बता दिया कि हमारा ध्यान नहीं भटकने वाला। सुनिए यहां राहुल गांधी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर क्या कह रहे थे। उनके पास सत्ता है, वो वोट चोरी करते हैं। देखिए आपके सामने पड़ा है, वो वोट चोरी करते हैं। 10,000 रुपए चुनाव के समय, चुनाव हो रहा है, 10,000 रुपए वो देते हैं। उनके इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनके नाम अभी प्रियंका जी ने लिए, मैं भी ले लेता हूं। नहीं है, ज्ञानेश कुमार, डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी। याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ
मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं इस स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है। तो सुन रहे थे यहां राहुल गांधी, यानी पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी जो है वो आज वोट चोरी के खिलाफ और आगे की क्या रणनीतियां हैं और कैसे इस पूरे इस मसले को आंदोलन के रूप में तब्दील करना है, इसकी एक रूपरेखा अपने कार्यकर्ताओं, अपने चाहने वालों, अपने समर्थकों के बीच यहां दिल्ली के रामलीला मैदान से उन लोगों के बीच यहां डिलीवर करते हुए नजर आए। राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस की ताकत देखकर डर गई बीजेपी, जब बीजेपी की तुरंत प्रतिक्रिया आई, प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी ने कर डाली। क्या मोदी सरकार के गिने चुने दिन बच गए हैं? आखिर क्यों है बीजेपी में हड़कंप और कांग्रेस का असली प्लान कैसे आया है सामने? इन सब की चर्चा करें। हमारे वरिष्ठ साथियों से आपकी पहले मुलाकात करवाता हूं, आगे बढ़ेंगे। एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। देखिए, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, शकील अख्तर जी हमारे साथ हैं, जयशंकर गुप्त जी हमारे साथ हैं, प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रेम कुमार जी। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। आओ सीधे शकील जी आपके पास, कांग्रेस को बहुत नजदीक से कवर कर रहे हैं आप, लेकिन इस पूरे आज जो भाषण, उसके बहुत सारे अंश, बहुत सारा अलग अलग बाइट्स आप सबके सामने रखने की हमने कोशिश की। उसमें एक पल, एक ऐसा पल आया जब मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे, बता रहे थे कि आज एक मेरे बेटे का ऑपरेशन होना था और मैं वहां नहीं गया और मुझे लगा कि मुझे आज यहां होना चाहिए, ना कि वहां। उनकी जुबानी सुनते हैं और उसमें एक और भी पल है जब वो कह रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता खड़े हो गए। एक भावुक पल था वो, सुनिए, देखिए। मेरा बेटे का 8 घंटे का ऑपरेशन था परसों। तब मैंने सोचा, अरे 8 घंटे का ऑपरेशन है। मेरी पत्नी मुझे फोन की, मेरी बेटी डॉक्टर है, उसने किया, घर के 3-4 लोग फोन किए कि ये बड़ा ऑपरेशन है, आपको आना चाहिए। तो मैंने उनको बोला ठीक है ठीक है। फिर आखिरी में सोचा, अरे इस देश के लिए बॉर्डर पे जाके ये जवान मरता है अपने मातृभूमि के लिए, और देश के हित में इंदिरा गांधी जी कुर्बान दिए, राजीव गांधी जी कुर्बान दिए और सोनिया गांधी जी सब कुछ त्याग की, और मैं अपने बेटे के लिए जाऊं और पार्लियामेंट छोड़ के और यहां पर जो वोट चोरी का इतना बड़ा जो जुलूस है या बहुत बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई के छोड़ को मैं नहीं जाऊंगा। जैसा कि सरहद पे जवान लड़ता है, जैसा कि हमारे सोनिया गांधी जी लड़े हैं, जैसा कि हमारे राहुल गांधी पैदल चल रहे हैं। अरे मेरा एक बेटा को और कुछ भी हुआ ठीक है, लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों को बचाना है, इसलिए मैं रहूंगा। इसीलिए मैं यहां पर आज हाजिर हूं, और लड़ाई में हमेशा पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटेंगे तो मर गए, डरो मत। पीछे हटे तो मर गए, डरो मत। सारे कांग्रेस के नेता जो मंच पे थे सब खड़े हो गए। ये एक भावुक पल था और जोश भरने वाला पल था।
आना चाहता हूं यहीं से आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। लंबा समय मैंने आप लोगों का ले लिया, अब आप लोग अपनी बात रखिए, लेकिन कोशिश यही रहे कि हम सब अपने समय सीमा में 8:30 बजे तक प्रोग्राम कम से कम 2 बार आप सबके बीच में आ पाऊं। शकील जी, आप जी बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौन पक्ष में है, कोई कौन विपक्ष में है, लेकिन विरोध में है। लेकिन बात यह है कि एक लंबा अरसा गुजर चुका है, 12वां साल नरेंद्र मोदी की सरकार का, सत्ता का, और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। 2024 में 240 सीटों पर भाजपा सिमट गई थी, लेकिन फिर भी सत्ता पर काबिज है आज की तारीख में। और उसके बाद जितने चुनाव हुए हैं उनमें से मैक्सिमम में जीत हुई, चाहे बिहार का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, दिल्ली का चुनाव, इन सब चुनावों में भाजपा की जीत हुई है। अब आगे 5 राज्यों के चुनाव हैं। उससे पहले एक क्या वो डर भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अगर इसी ढंग से भाजपा जीतती रही तो फिर आगे अपनी पार्टी को बचाना मुश्किल होगा, कई लोग छोड़ के जाएंगे, ये भी है। तो ऐसी स्थिति में क्या ये पूरा जो एक ये जो आंदोलन का रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ऑलरेडी जैसे प्रशांत जी, हमारे तमाम साथी, प्रेम कुमार जी पहले बोल चुके हैं कि ये कैसे वहां तक पहुंचा है एक आंदोलन के रूप में, ये पूरा मामला यानी वोट चोर गद्दी छोड़, क्या अब ये आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर ये आंदोलन आज का होने जा रहा है? जिस चीज को, जिसकी शुरुआत बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने की थी अपनी यात्रा निकालकर चुनाव से ठीक पहले, अब उसको क्या सही दिशा में आज से मिल गई है? जरा समझना चाहता हूं अमलेंदु जी। बिल्कुल, ये उसको एक तरह से कहा जाए, जो शुरुआत बिहार से हुई, राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी इसमें शामिल हुए, और जिस तरीके का अपार समर्थन बिहार में मिला, और आज भी राजीव जी जो विजुअल्स आए हैं, और हम लोगों की तो टीम खैर ज़मीन पर थी, वहाँ रामलीला ग्राउंड पे देख रही थी, जब वहाँ से हम लोगों ने लाइव भी किया है दिन भर कि क्या क्या हुआ, वो सब बताते हैं कि अब इस मसले को लेकर एक गजब किस्म का उत्साह है। और बहुत लंबे समय के बाद राजीव जी, एक तो रामलीला मैदान पर कांग्रेस की कोई रैली हुई है, वो भी ऐसे मसले को लेकर, मतलब एक चुनौती के अंदाज में। और जेपी ने यहाँ से चुनौती नहीं दी थी, ये अन्ना ने भी यही आंदोलन किया था राजीव जी। मोदी जी जिस अन्ना की पीठ पर चढ़कर आए हैं, और केजरीवाल के जरिए जो कॉर्पोरेट घरानों ने और आरएसएस ने पहले प्रयोग किया था, उसकी भी प्रयोग स्थली ये रामलीला मैदान ही था। तो यहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। और रावण भी राजीव जी यहीं फूका जाता है, हर साल फिर हो आता है वो, मतलब दशहरे को फूका जाता है, फिर साल भर जिंदा रहता है हर दशहरे पे, लेकिन अभी तक खत्म, मरा नहीं है रावण, मरेगा भी नहीं। तो लेकिन राजीव जी आज यहाँ से एक वोट चोर जो है, उस रावण की नाभि का जो है वो पता शायद मिल गया हो, यहाँ से तीर छोड़ा गया है कि अब रावण की जो वोट चोर करने वाला है उसकी नाभि में ये जाकर तीर लगेगा, ये शायद अब मिल गया है। चूंकि जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी राजीव जी, कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी कर ले तो वो आंदोलन बनते नहीं है। जेपी भले ही संपूर्ण क्रांति का नारा देते रह जाते, अगर जनता की भागीदारी नहीं होती तो आंदोलन नहीं बनता। अन्ना जो है वो अनशन, तो उसके बाद भी बैठे, क्या हुआ, कुछ हुआ, पहले भी बैठे कुछ हुआ, लेकिन जब जनता जुड़ी, भली वो अच्छी जुड़ी या गलत जुड़ी वो एक अलग का मसला हो सकता है, लेकिन जनता जुड़ी तो फिर नुकसान हुआ कांग्रेस को, ये देखने में आया। तो जनता की सहभागिता जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, और जनता जो है मुद्दों को समझे। अगर राजीव जी 5.5 करोड़ हस्ताक्षर आ रहे हैं, और यहाँ दिखाए जा रहे हैं कि ये 5.5 करोड़ हस्ताक्षर हैं, तो ये चैट जीपीटी से तो कर नहीं होंगे ये 5.5 करोड़ हस्ताक्षर। 5.5 करोड़ हस्ताक्षर लेने के लिए कम से कम 20 करोड़ लोगों से तो सीधा सीधा संपर्क हुआ होगा कि भाई ये हस्ताक्षर करो, और जिसने हस्ताक्षर किए होंगे उसने भी मसला समझा होगा, और जिससे संपर्क किया गया हो, जिसने मसला मतलब जिसने हस्ताक्षर नहीं भी किया उसने भी समझा होगा। तो यानी ये अब जनता की सीधी भागीदारी जो इस आंदोलन में दिखाई पड़ रही है, और जिस तरीके से पूरे देश से कांग्रेस का कार्यकर्ता जुटा राजीव जी, वो एक नई ऊर्जा का संचार करता हुआ निश्चित तौर पर इसमें दिखाई देता है। अब जहां तक सवाल ये है कि आने वाला समय जो है और किस तरीके से चुनाव जीतती जा रही है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद से, या एक तो राजीव जी मुझको लगता है कि असम के और बंगाल के चुनाव साथ साथ नहीं कराए जाएंगे, जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के नहीं कराए गए।
कुछ ना कुछ तरकीब निकाली जाएगी ताकि वो जो संजय राउत का आरोप है कि वो 40 लाख मतदाता जो हैं वो हरियाणा में थे, फिर महाराष्ट्र आ गए, फिर वो बिहार जाएंगे और बिहार से बंगाल चले जाएंगे, तो वो बंगाल जाएंगे, बंगाल से फिर असम जाएंगे, असम से फिर और जगहों पर जाएंगे, तो इसलिए लगता है। लेकिन इसके जरिए राजीव जी एक बात तो समझ में आ गई। आप देखिए राजीव जी, बिहार में आप लोग तो ज़मीन पे थे, तो मैं तो खड़ गया नहीं था, लेकिन आप लोगों ने भी देखा कि जमीन पे कोई लहर नहीं थी कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लौट कर आ रही है। और चुनाव के बाद भी आप आम आदमी से बात कीजिए तो उसे भरोसा ही नहीं होता है कि ईमानदारी से चुनाव हुआ है और ये जीत कर आए हैं। तो यानी आम आदमी के अंदर तो ये भरोसा हो गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी से ही जीत कर आती है और नरेंद्र मोदी भी वोट चोरी से ही जीत कर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो राजीव जी, ये भरोसा जो है जनता के अंदर, ये काफी ज्यादा मायने रखता है। और अगर चुनाव आयोग ने अपनी आदतें नहीं सुधारी, भारतीय जनता पार्टी के इसी तरीके से अनुषंगिक संगठन बनकर काम करना जारी रखा राजीव जी, तो देश के अंदर परिस्थितियां काफी कुछ बिगड़ भी सकती हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जनता को जब ये लगने लगेगा, एक कार्यक्रम एक था राजीव जी, हमारी बुशरा जी ने उससे पूछा कार्यक्रम खत्म होने के बाद कि वो क्या है, मतलब इसको तो उसने कहा कि भाई कहा जा रहा है कि वो बूथ जो थे वो लूट लिए जाते थे। उसने कहा लूट लिए जाते थे, वो तो ठीक है, लूट लिए जाते थे बैलेट पेपर से जब होता था, मालूम तो था ना कि लूट लिया गया। यहाँ तो हमें मालूम ही नहीं है कि हमने जिसको वोट दिया वो गया कहाँ है। तो बूथ लूट तो रोक ली जाएगी, लेकिन ये जो हम वोट डालना ये कहाँ जाएगा। तो राजीव जी, ये एक मसला जो है, ये एक बात जो है वो आम नागरिक में अब पहुंचने लगी है कि बूथ लूट तो ठीक है, लूट को तो रास्ते हैं रोकने के। अरे आएंगे तो गोली चलेगी, कुछ होगा, हाथ तोड़ाई होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, कोई तो रास्ता होगा उसको लूटने का। लेकिन ये जो बिना लूटे हुए बक्से के बक्से लूटे जा रहे हैं, ईवीएम मशीनों की मशीनें गायब हो जा रही हैं, तो इसको कैसे रोका जाए। असली समस्या तो ये है राजीव जी, मेरा वोट अगर कोई लूट के ले गया तो चलिए दिल में शांति ना कि ये लूट के ले गया, बूथ लूट गया, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं पड़ा और घर में सेंध लग गई और मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा वोट गया कहां, तो वो ज्यादा कष्ट आई है। जो लूट के ले गया वो तो मालूम है ना ये लूट के ले गया, मोदी जी लूट के ले गए या राहुल गांधी लूट के ले गए, वो मुझे मालूम है ना कि ये लूट के ले गए थे, लेकिन यहां तो मालूम ही नहीं पड़ रहा कि मैंने जिसको वोट दिया वो गया कहां। तो ये बड़ा मसला राजीव जी मुझे लगता है कि अब देश भर में बन रहा है और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों को सुधर जाना चाहिए। लोकतंत्र से इतने ज्यादा खिलवाड़ अच्छे नहीं होते हैं, इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो है आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे, भुगतना पड़ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी मजबूरी राजीव जी ये है कि अगर ये बात जनता में नहीं जा रही होती और आज की रैली का कोई संदेश नहीं होता, तो जाने कहां से झाड़ पोछ के कोई कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को आज ही बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। झाड़ पोछ के मैं कह रहा हूं, भले ही वो नड्डा जी की को लेकर जो है अमित शाह जी में मोदी जी में चल रही हो जैसी ये खबरें हैं, लेकिन ये इन खबरों के बीच भी अगर ये आज झाड़ पोछ के अध्यक्ष बनाना पड़ रहा है कार्यकारी अध्यक्ष, तो भाई पहले भी तो बनाए जा सकते थे। तो ये आज बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, ताकि इसके जरिए आज जो संदेश है वो मीडिया के जरिए भी थोड़ी जो है सहायता ली जाए कि भाई देखिए नड्डा जी की जगह दूसरा अध्यक्ष मिल गया राजीव जी। अमरिंदु जी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए तोप मुकाबिल हो, अखबार निकालो। हाँ बिल्कुल, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, और अखबार भी राजीव जी कभी कभी तोप का काम किया करते थे। बहरहाल अब वो समय चला गया जब ना तोप रही ना अब राजीव जी वो अखबार रहे, तो तोपें भी अब कहाँ चलती हैं, अब तो ड्रोन आ गए हैं राजीव जी, तो सब कुछ मामला उल्टा सीधा हो गया है। लेकिन एक मिजाज जो है राजीव जी जनता का वो वैसा ही है जो आज़ादी से पहले था, और आज भी मिजाज वही है। तानाशाह को जनता ज़्यादा बर्दाश्त करती नहीं है, तो ये मिजाज अभी भी बना हुआ है राजीव जी। और आंदोलन जो है वो भारत की भूमि पे होते रहते हैं, भले ही रूस जैसी क्रांति यहाँ ना हो या फ्रांस जैसी क्रांति ना हो, लेकिन जनता के आंदोलन यहाँ होते हैं। और चूंकि गांधी का बुद्ध का देश है, तो अहिंसक आंदोलन भी यहाँ होते हैं, और उनसे भी यहाँ जो है 100 साल की सत्ताएं गिरा दी जाती हैं। तो इसलिए जो लोग सोचते हैं कि साहब वो आ गए हैं, अंग्रेज़ों की जगह उन्होंने ले ली है और बहुत कुछ अंग्रेज़ों से सीखा है, तो जो कुछ आपने अंग्रेज़ों से सीखा है, आपने अत्याचार करना अंग्रेज़ों से सीखा होगा, लाठी चलाना गोली चलाना आपने अंग्रेज़ों से सीखा होगा, आपने जनता का दमन करना अंग्रेज़ों से सीखा होगा, तो सबक फिर दूसरा भी ले लेते कि अंग्रेज जब यहाँ से गए थे तो कैसे गए थे, तो ये सबक भी ले लेना चाहिए। जनता को ज़्यादा ना सताइए, दबाव उतना ठीक होता है जितना सह लिया जाए, ज़्यादा दबाव जो होता है फिर वो
प्रत्यावर्ती दबाव कहलाता है वो आ जाता है, यानी पलट के जवाब आता है। तो अब स्थिति राजीव जी वहां पहुंच रही है कि जनता की तरफ से अब जवाब पलट के आने ही वाला है। जी जी बिल्कुल।